चलिए अब हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि किस पर एप्लीकेबल है ये बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से है क्योंकि एक हम कर चुके हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दूसरा ये है और तीसरा फर्मी डायराक होगा। तो बोस-आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक है वो उन पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है किसी सिस्टम के जो इनडिस्टिंग्विशेबल हों और आइडेंटिकल हों। ठीक है, ये कंडीशन तो है। साथ में क्या है, हैविंग इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए h/2 की। ठीक है, h/2 की अगर इंटीग्रल स्पिन है तो वो बोस-आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे। और इन पार्टिकल्स को हम दीज पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स हैं आपके पास, मीजोन्स हैं आपके पास, एक्सेट्रा, ये पार्टिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं बोसॉन्स। यानी कि जो ओबे करते हैं किसको, बीई स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ये ध्यान में रखना है, इंटीग्रल स्पिन ऑफ h/2 और जो फॉलो करते हैं वो फोटॉन्स हैं, मेजॉन्स हैं, उनको हम बोसॉन्स का नाम दे देंगे क्योंकि ये बोस-आइंस्टाइन को ओबे कर रहे हैं। अब बात करते हैं साइज की। द साइज ऑफ सेल cannot be less than h³। ये भी चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, यानी साइज जो है सेल का साइज h³ से लेस नहीं हो सकता। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पर लगा दी हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे और सेल का साइज किस तरीके से होगा। अब बीई की एजम्पशंस उसी तरीके से बीई स्टैटिस्टिक्स having following conditions. Number 1, the particle of the system are indistinguishable और n number of particles हैं वो फिक्स होंगे। The number of particles are indistinguishable ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल हैं तो लेट n1 n2 nk नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए इन 1 2 3 एंड k कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एंड टोटल नंबर आर फिक्स्ड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आर कांस्टेंट, यानी कि दैट इज n इज इक्वल टू n1 n2 nk, दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, सेकेंड, लेट u1 u2 uk be the energy of particles in cells g1 g2 and gk। ठीक है, u1 u2 एनर्जी हो गई उन पार्टिकल्स की जो किस सेल में है, g1 g2 और g सेल्स में, इतने सेल्स में। ठीक, और जब ये इतने सेल्स में हैं तो अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। फॉर ith कंपार्टमेंट, ये चीज़ समझने की है बस इस पूरे आर्टिकल में, विद
Ni number of particles having Gi cells, ith कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? देयर आर Ni प्लस Gi एलिमेंट्स इन द एरे, यानी कि सेल्स के अंदर पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए टोटल एरेज जो बनेंगे, एक तरीके से बॉक्स जो बनेंगे, वो Ni प्लस Gi के बराबर हो जाएंगे। अगर हम एक को फिक्स कर दें, इफ वी कीप वन सेल इज फिक्स्ड, एक में हमने डाल दिया वन सेल इज फिक्स्ड, अब कितने रह गए? Ni प्लस Gi में से एक माइनस हो गया, ठीक है। और कैन बी अरेंज्ड, इतने पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड कितने तरीकों से कर सकते हैं? Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि जैसे Ni प्लस Gi है तो टोटल नंबर ऑफ वेज में एक को फिक्स कर दिया हमने, तो कितने रह गए? एक माइनस हो गया। तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं ये? पहला पार्टिकल पहले सेल में आ सकता है, पहला पार्टिकल दूसरे सेल में आ सकता है, पहला पार्टिकल तीसरे सेल में भी आ सकता है। तो N1 पार्टिकल आ रहा है G1 में, G2 में, G3 और Gk में, ठीक है। ऐसे ही N2 पार्टिकल्स G1, G2 और G3, Gk में आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपस में एक को फिक्स करने के बाद Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, thus टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप, या अरेंजमेंट कह सकते हैं, अरेंजमेंट इज इक्वल टू इतने सेल्स हैं और Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल से हमने उसको अरेंज कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इतने तरीकों से हम किसी भी पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं, यही चीज़ मेन पॉइंट है इसमें। बाकी तो वही कुछ है जो आपने बेसिक अप्रोच के अंदर, बेसिक अजम्पशंस के अंदर पढ़ा हुआ है। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये चीज़ है कि इतने तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं, तो अब नंबर ऑफ मीनिंगलेस निकाल देते हैं और फिर इसको W के साथ रीअरेंज करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट, Ni अपने आप में और Gi अपने आप में मीनिंगलेस अरेंजमेंट में है। तो Ni का फैक्टोरियल और Gi का फैक्टोरियल ये मीनिंगलेस है, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे ये हो गए, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेशन कर देते हैं किसका? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। देयरफॉर की बजाय ऐसे लिखते हैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरीके से आपका मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है। यही चीज़ होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और इसको हम नोट करते हैं W से, ठीक है। तो एक के लिए हम जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो WI रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। होती क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अपॉन मीनिंगलेस अरेंजमेंट,
टोटल नंबर अरेंजमेंट है हमारे पास कितना था, जी आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, और मीनिंगलेस क्या था अपने आप में, एन आई का फैक्टोरियल एंड जी आई का फैक्टोरियल, दैट इज डब्ल्यू आई। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि सेल्स नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, और जब सेल्स नंबर में बहुत ज़्यादा हैं तो हम इस जी आई को एक तरीके से यहाँ से कैंसल आउट करके जी आई फैक्टोरियल में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कह रहा हूँ मैं, ऊपर लिख दिया मैंने एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे रह गया एन आई फैक्टोरियल और जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि जो जी आई है वो किसके बराबर होगा आपका, जी आई का फैक्टोरियल, जी आई इंटू में जी आई माइनस वन फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, जी आई इंटू में जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। जैसे 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 1 ये लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिया, बाकी जो बच गए वो फैक्टोरियल में रह गए, यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो ये जी आई से जी आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, इसका फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये फैक्टोरियल है यहाँ पर। तो जी आई का फैक्टोरियल जी आई इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, तो जी आई से जी आई कैंसिल और ये सिर्फ फैक्टोरियल बच गया। और ये तो सिर्फ हमने ith के लिए निकाला है इसका, और इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देयरफॉर द thermodynamic probability having n particles in k compartments। तो W की वैल्यू क्या होगी, W1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई W3 और अप टू WK। और मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आई इज इक्वल टू 1 to k, और इसका ये वैल्यू एज इट इज़ हर बार रिपीट होती चली जाएगी, एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और g जो है एक तरीके से दोबारा से अब देखो, क्योंकि g की वैल्यू बहुत लार्ज है, एज एन आई एंड जी आई आर वेरी लार्ज, बहुत लार्ज हैं, अगर उनमें से एक एक कम भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन पर। देयरफॉर जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज जी आई का फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, एक भी कम हो गया, बिलियंस में से एक कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, जी आई का फैक्टोरियल। तो ऊपर भी ऐसे लिख दो, नीचे भी ऐसे लिख दो, W दिस इज इक्वल टू पाई आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई प्लस यहाँ पर भी जी आई लिख दिया फैक्टोरियल के साथ, और नीचे एन आई का फैक्टोरियल इंटू में जी आई का फैक्टोरियल हो गया। इक्वेशन नंबर नाम दे दो इसको, जो भी है 1 देने हैं, अभी 1 ही चला है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। तो W की वैल्यू आ गई हम, अब क्योंकि W बहुत लार्ज है तो हम लॉगरिथम में वैल्यूज़ को लेते हैं हमेशा, तो टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉगरिथम लेंगे तो दिस बिकम ln दिस इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई समेशन में चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, ये प्लस में वैल्यू है एज इट इज़ लिख दी, ln एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल, और डिवाइड में माइनस ln एन आई, और मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइड के साथ ln जी आई फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल और यहाँ भी फैक्टोरियल।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस में हो गया, और ऊपर जा करके क्या होगा माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस का हो गया। अब स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू को अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला, और स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है आपका, अगर एल एन एन फैक्टोरियल में है देन कैन बी रिटन एज एन एल एन एन माइनस एन, ये लिखा जा सकता है इसका। तो हमने एल एन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, एन आई प्लस जी आई एल एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई, एक वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया, माइनस एन आई एल एन आई, ठीक है, प्लस एन आई दूसरी वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया, माइनस जी आई एल एन जी आई प्लस जी आई तीसरी वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया। अब इसमें से कैंसिल क्या हो सकता है, ये माइनस का एन आई है और ये प्लस का एन आई। ठीक है, ये माइनस का जी आई और ये प्लस का जी आई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एल एन डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k। हमारे पास ये है एन आई प्लस जी आई, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेना इसको, एल एन ये वैल्यू एन आई प्लस जी आई माइनस यहाँ पर क्या बचा दिस टर्म और ये डेट, माइनस के एन आई एल एन आई माइनस जी आई एल एन जी आई, ये टर्म रह गए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब लॉगरिथम निकाल दिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन बिकम इक्वल टू डिफरेंशिएशन बिकम्स 0। तो डिफरेंशिएशन भी लेंगे इसका और उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो डी एल एन डब्ल्यू डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल की तरह से इसको हम फॉलो अप करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी कि डी एन ऑफ एल एन एन आई प्लस जी आई, ठीक है, प्लस एन आई प्लस जी आई इंटू में, ये ध्यान से देखना एक बार, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इसका, जी आई का तो 0 होगा, ठीक है, एन आई का विद रिस्पेक्ट टू डी, डी एन आई हो गया, और ये टर्म एज इट इज़ प्लस ये टर्म एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन आई प्लस जी आई और साथ में डी एन आई। ठीक है, माइनस एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एन आई एंड दिस टर्म एल एन एन आई माइनस, ठीक है, ये टर्म एज इट इज एन आई और एल एन का 1 अपॉन एन आई इंटू में डी एन आई हो गया, और जी वाली टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, तो इनका विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा सबका, ये इससे कैंसिल हो गया, एन आई से एन आई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बची समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस डी एन आई एल एन एन आई। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जब समेशन इक्वल टू 0 आ रहा है, हमने क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को लगा दिया
तो इस समेशन को भी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं हम, और समेशन को जब दूसरी तरफ ले जा सकते हैं तो उससे पहले एक और काम करेंगे हम, वो ये इस सब में, इसमें भी DNI है, इसमें भी DNI है, कॉमन ले लेते हैं उसको। समेशन 1 इज इक्वल टू के ln NI प्लस GI माइनस ln NI, कॉमन आ गया DNI, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम अलग अलग कंडीशन अल्फ़ा और बीटा वाली कंडीशन लगा देते हैं, और अल्फ़ा बीटा का यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज फिक्स है ये n1 प्लस n2 टू nk, और वी कैन राइट दिस वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dn दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k dni, और ये कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, ऐसे ही यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होती है n1 u1 प्लस n2 u2 nk uk, फिक्स है, कांस्टेंट है। और इसका डिफरेंशिएशन समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k dni ui, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, अल्फ़ा से इसको, बीटा से इसको, और इसके अंदर हमने यूज़ करना है इसको माइनस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई 4 बाय माइनस अल्फ़ा एंड 5 बाय माइनस बीटा, और उसको हमने ऐड कर दिया, एंड एडिंग टू इक्वेशन नंबर 3, उसको ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। जब इसको ऐड करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारी, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k ln ni प्लस gi माइनस ln ni, ये वैल्यू थी हमारी, इसमें ऐड करा माइनस अल्फ़ा, i इज इक्वल टू 1 टू k dni माइनस बीटा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k ui फिक्स dni एंड ऑल दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सब में dni आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k ln ni प्लस gi माइनस ln ni माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर ये अल्फ़ा आ गया, यहाँ से बीटा, और इसके साथ क्या है ui, कॉमन क्या आ गया dni, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब ये इक्वल टू 0 है तो समेशन भी उधर जा कर के 0 हो सकता है, और ln ni प्लस gi माइनस ln ni माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ui, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये लोगरिथम में माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ni प्लस में gi डिवाइडेड बाय ni। ठीक है, माइनस में था तो लोगरिथम डिवाइड में हो गया, एंड ये उस तरफ ले गए, अल्फ़ा प्लस बीटा ui के बराबर आ गया हमारी। अब हमने एक तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालना है, तो लोगरिथम को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे, और ni प्लस gi अपॉन ni, दिस इज इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui। ठीक है, ये इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, e की पावर अल्फ़ा और e की पावर बीटा। ni को ni से डिवाइड करेंगे तो 1 gi अपॉन ni, दिस इज इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा इंटू e की पावर बीटा ui। हमने ni को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो 1 उधर ले जाओ और फिर रिवर्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, gi अपॉन ni, दिस इज इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा इंटू e की पावर बीटा ui माइनस के 1। अब ni निकालना है तो ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में
और Ni becomes equal to Gi over e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा ui माइनस के 1। ठीक है, बीटा को भी आप पुट कर सकते हैं। बीटा इज योर 1/kt, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से वैल्यू इसकी आई थी। सो Ni दिस इज इक्वल टू Gi, ठीक है, ओवर e की पावर अल्फा इंटू e की पावर ui ओवर kt माइनस के 1। ठीक, अब अगर हम इस इक्वेशन को एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इफ Nu, U मतलब एनर्जी, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग टू मीन एनर्जी, कोरोस्पोंडिंग टू मीन एनर्जी, ठीक है, किसकी मीन एनर्जी, U एंड Gu, ठीक है। तो इस मीन एनर्जी इंटरवल को हम NU/DU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सारी की सारी टर्म्स किस में चेंज हो जाएंगी, U के अंदर, e की पावर अल्फा e की पावर U ओवर kt माइनस के 1। दिस इज द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स बोस-आइंस्टाइन BE distribution law and gives distribution of particles obeying energy। ठीक है, और ये जो है कैन बी यूज टू कैलकुलेट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, दिस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट energy distribution in black body radiations। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए होगा। अब हमारे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक ढंग से उनको अपने नोट्स की फॉर्मेशन में बना लेना। अगर कोई दिक्कत आती है देन यू कैन सेंड मी द मैसेज। थैंक यू।